साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण क्लास में द इंग्लिश लैबोरेटरी। साथियों आज जो है हम अपने इस लिटरेचर सीरीज का जो है 16वां टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्री राफेलाइट मूवमेंट। काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता सर ये चल क्या रहा है ना। तो आज जो है आपके सारे जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो आज क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। अगर ये बुक चाहिए, ये वाली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और एक ग्रामर की बुक है ऑब्जेक्टिव रेन एंड मार्टिन की MCQ वाली, वो आप जो है एप्लीकेशन द इंग्लिश लैबोरेटरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो भी ले सकते हैं। हम आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपके घर तक पहुंचा देंगे। चलो बिना किसी देरी के जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पेंटर्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्ट्स, क्राफ्ट्समैन इन लंदन इन मिडिल 19th सेंचुरी। ये जो मूवमेंट है साथियों, इसमें जो लोग थे वो पेंटर्स थे, स्कल्पचर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, यानी मूर्ति कला से संबंधित थे, है ना, नक्शे बनाने से, क्राफ्टमैन, कुछ क्रिएटिव बनाते थे, है ना। लंदन जो शहर है वहाँ के थे, और मिडिल 19th सेंचुरी की ये बात है, यानी मध्य 19वीं शताब्दी की। इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट विक्टोरियंस। ये जो था विक्टोरियंस के अगेंस्ट में ये जो है मूवमेंट आई थी, ठीक है। इट वाज वेल नोन बाय द नेम ऑफ जॉन रस्किन एंड विलियम मॉरिस। ये जो है जॉन रस्किन और विलियम मॉरिस के नाम से भी जानी जाती है। इन 1848 1848 में क्या हुआ, डीजी रोजेटी, WH हंट एंड जॉन एवरेट मिलाइस made a group that is known as Pre-Raphaelite Brotherhood. डीजी रोजेटी, WH हंट, जॉन एवरेट मिलाइस ने 1848 में एक ग्रुप बनाया जिसको प्री रैफलाइट ब्रदरहुड कहते हैं, ठीक है। दे फॉलोड सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस ऑफ द मिडाइवल एरा। उन्होंने जो है मध्यकाल का जो साधारण जो पन था, नेचुरलनेस, है ना, प्राकृतिक जो चीज़ें थी जो उन्होंने पोइट्री में यूज़ की, वर्क्स में यूज़ की, उनको अपनाया। दे कॉन्ट्रास्टेड द प्रमोशन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ राफेल। ये साथियों राफेल से पहले के जो लोग थे ना, उनको सपोर्ट करते हैं, राफेल को सपोर्ट नहीं करते। मे भी आने वाले टाइम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, दे वर द फॉलोवर्स ऑफ राफेल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्री राफेलाइट मूवमेंट। ऐसा बिल्कुल भी होने की संभावना आपको या फिर मेरे से जुड़ा जो विद्यार्थी है वो बिल्कुल भी ये सवाल गलत ना करके आए। राफेल से पहले वाले लोग जो हैं, जो कि नाम बताया मैंने आपको ऊपर, है ना, उनको सपोर्ट करते थे ये WH हंट, डीजी रोजेटी और जॉन मिलाइस जो है, ये उनको सपोर्ट करते थे। दे वर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन रस्किन, है ना। राफेल से पहले के लोग कौन थे, जॉन रस्किन, हुम कार्ड देम गो टू नेचर। जो है जॉन रस्किन जो है किस बात के लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था गो टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। द 4 न्यू मेंबर्स इन द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड वर, 4 नए जो लोग थे वो जो प्री रैफलाइट में जुड़े, वो कौन थे, WM रोजेटी, जेम्स कोलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन, थॉमस वुलनर, ठीक है। ये 4 जो लोग हैं वो प्री रैफलाइट में बाद में जुड़ते हैं। इन प्री राफेलाइट एक्सट्रीम अटेंशन टू रियलिज्म, इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया किसकी तरफ, रियलिज्म की तरफ। लव फॉर सिंबलिज्म, प्रतीकों की तरफ जो है इनका बहुत स्नेह था, प्यार था। पिक्चोरियल डिपिक्शन, इनमें कुछ लोग पेंटर्स भी थे साथियों, तो पेंटिंग के माध्यम से भी, पेंटिंग के वर्क्स के माध्यम से भी इन्होंने जो है अपनी बात को रखा थे। प्रेजेंटेड पोइट्री या स्पीकिंग पिक्चर, उन्होंने पोइट्री इस प्रकार की लिखी जैसे कोई बोलती हुई तस्वीर हो। इमेजेस एंड इम्प्रेशंस एज द जापानीज ऑरेंज फ्लावर, उन्होंने जो है तस्वीरों को, है ना, अपनी भावनाओं को जो है, जैसे कि जापान का जो है संतरी रंग का फूल होता है, वैसे प्रकट किया। सो दैट ईच पॉइंट में कीप द परफेक्ट इन डिफेंडियंस एंड कलर। जापान का जो फ्लावर होता है जो ऑरेंज का, उसमें क्या है कि डीपनेस रहती है, हर जो कलर है वो सफिशिएंट जो है दिखता है, ठीक है।
ईच पॉइंट में कीप द परफेक्ट, हर जो बात है, हर जो डिस्क्रिप्शन है, वो उस पर पूरा ध्यान दिया इन्होंने, है ना। तो ये बात जो है किसने कही थी, रिकेट नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कही थी। ये जो इमेजेस से लेकर जो है कलर तक की बात है, जापान वाले फूल के, रिकेट ने ये बात कही थी। दे रन ए पीरियोडिकल नेम्ड द जर्म, इनकी साथियों पत्रिका कौन सी थी, द जर्म। ये प्रश्न तो आ भी चुका है, ठीक है। रॉबर्ट बुचानन कॉल्ड पीआर ब्रदरहुड फ्लैशी ब्लड ऑफ फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री। रॉबर्ट बुचानन ने जो है प्री रफलाइट को क्या कहा, फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री कहा। इन द बुक, कौन सी किताब में कहा, द कंटेम्प्रेरी रिव्यू, द कंटेम्प्रेरी रिव्यू किताब में इनको फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री कहा। रिटन एज सिडोनिम, और इस बुक को जो है किस नाम से लिखा गया था, थॉमस मैटलैंड। ड्यू टू द एक्सट्रीम सीरियसनेस ऑफ दिस मूवमेंट, बहुत ज़्यादा संवेदनशील किताब होने की वजह से जो है सिडोनिम नाम से लिखा गया, जो नाम क्या था, थॉमस मेटलैंड, खुद का नाम नहीं लिखा बुक में, ठीक है। डिजी रोजेटी वाज द ओल्डेस्ट इन पीआर ब्रदरहुड। डिजी रोजेटी जो थे सबसे पुराने थे इस प्री रैफलाइट मूवमेंट में। ही वाज ए पेंटर एंड ए पोइट, वो एक पेंटर भी थे, पोइट भी थे। ही saw द रिलीजियस वर्क्स ऑफ मिडाइवल लिटरेचर लाइक विलियम ब्लेक, शेक्सपियर, उन्होंने जो है विलियम ब्लेक के, शेक्सपियर के जो है वर्क्स का अध्ययन किया, धार्मिक वर्क्स का। डीजी रोजेटी के 2 वॉल्यूम्स हैं, 2 वॉल्यूम्स यानी मैं कहूँ कि सीरीज है उनके, जो रचनाएं हैं उनकी, पोएम्स इन 80-70, है ना। ये तो एक पहला वर्क है उनका, एंड बैलेड्स एंड सोनेट्स, ये इनका दूसरा वर्क है। इन विच, और इसी के अंदर जो है पोएम द ब्लेस्ड डेमोजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है द ब्लेस्ड डेमोजल, which was a dramatic lyric poem, was influenced by the roman written by the Edgar Allan Poe। साथियों इनके 2 वर्क थे डिजी रोजेटी के, पोएम्स इन 80-70 एंड बैलेड्स एंड सोनेट्स। इसके अंदर एक पोएम थी बैलेड्स एंड सोनेट में, द ब्लेस्ड डेमोजल, जो कि किससे प्रभावित थी, द रावण, जो कि लिखा था एडगर एलन पो ने। द पोएम्स ऑफ रोजेटी हैड सेंसुअसनेस एज कीट्स पोएम हैड। रोजेटी की जो पोएम्स है उसमें सेंसुअसनेस है ना, इंद्रियां जो है साफ साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे कि कीट सेंसुअसनेस के लिए जाना जाता है, मतलब इंद्रियों को उजागर कर देती है, इतनी अच्छी पोएट्री होती है। द सोनेट सीक्वेंस ऑफ डिजी रोजेटी वाज, इनका सोनेट सीक्वेंस क्या था डिजी रोजेटी का, द हाउस ऑफ लाइफ, जिसके अंदर 101 सोनेट थे, ठीक है। द हाई सेंसुअसनेस ऑफ दिस वर्क एंड फिजिकल ब्यूटी एंड पैशनेट लव वाज सो पॉपुलर दैट इनका जो वर्क था ये इतना फेमस था, इतना पैशनेट था, इतना सुंदर था कि रॉबर्ट बुचानन कॉल्ड द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड फ्लैश स्कूल ऑफ पोएट्री, कि इन्होंने जो है रॉबर्ट बुचानन को मजबूर कर दिया प्री रैफलाइट को फ्लैश स्कूल ऑफ पोएट्री कहने के लिए, है ना। रोजेटी का ये वर्क था, ये बात ध्यान रखना। Rossetti's love poetry achieves a subtle synthesis of almost oriental sensuousness, emotional intensify and spiritual elevation, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है किसका है, मूडी एंड लविट का, ये आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। रोजेटी की जो लव पोएट्री है वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करती है ना, सेंसुअसनेस के मामले में, इमोशनल भावनाओं के मामले में भावनाएं उजागर करती है, स्पिरिचुअल एलिवेशन, आध्यात्मिक जो है ऊंचा स्थान देती है अध्यात्म को, ठीक है। विलियम मॉरिस वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजी रोजेटी, विलियम मॉरिस भी जो है, ठीक है, वो भी किससे प्रभावित थे, डिजी रोजेटी से। एंड हैड इंटरेस्ट इन मिडियावल लिटरेचर, और इनका इंटरेस्ट भी किसमें था, मिडाइवल लिटरेचर में, मध्यकालीन साहित्य में इनका भी इंटरेस्ट था, ठीक है। ही शो हिज मिडाइवल इंटरेस्ट इन द वर्क, उनका मिडाइवल जो मध्यकालीन साहित्य में इंटरेस्ट किस में, कौन से वर्क में दिखता है, द डिफेंस ऑफ गुइनवेयर एंड अदर पोएम्स, है ना, द डिफेंस ऑफ गुइनवेयर एंड अदर पोएम्स, जो कि किसने लिखा है, विलियम मॉरिस ने। द लाइफ एंड डेथ एंड द अर्ली पैराडाइज, है ना, द स्टोरी ऑफ सिगर्ड, द वोलसंग एंड द फॉल ऑफ निबलंग्स एंड अदर वर्क्स ऑफ विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस के सारे वर्क्स हैं, ये आपको एज इट इज़ ही याद रखने हैं, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना, बस रट्टा मारना है इन वर्क्स का। ही वाज
इन्फ्लुएंस्ड वेरी मच बाई चौसर, और विलियम मॉरिस जो है चौसर से भी प्रभावित थे। एल्गरसन चार्ल्स स्विसबर्न, साथियों एक और इम्पोर्टेंट जो राइटर है स्विसबर्न, ये वाज फेमस फॉर हिज प्रोजोडिक इनोवेशंस। ये अपनी प्रोजोडिक इनोवेशंस के लिए जो है फेमस है। ही प्रेजेंटेड म्यूजिकल सेंसुअसनेस टू हिज पोइट्री। इन्होंने जो है अपनी पोइट्री को म्यूजिकल यानी उसको गाने के लायक बनाया है ना। म्यूजिकल का मतलब होता है जिसको मतलब गाया जा सके, बहुत ही अच्छा संगीत बने, है ना, मतलब उसको जब गाएं तो बहुत अच्छा लगे, म्यूजिकल लगे। हिज फर्स्ट पोएटिक वर्क वाज एटलांटा इन कैलिडन। स्विसबर्न का जो पहला वर्क था एटलांटा इन कैलिडन था। उनका दूसरा वर्क जो था पोएम्स एंड बैलेड्स, पोएम्स और एंड बैलेड्स उनका दूसरा वर्क था। कलेक्शन ऑफ पोएम्स उनके कौन कौन से थे स्विसबर्न के? सॉन्ग्स बिफोर सनराइज, ट्रिस्टन एंड अदर पोएम्स। तो ये याद रखना, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, ये सीधा याद रखने है आपको। लेकिन एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आता है ना, ये स्टेटमेंट अगर याद है तो आप 1% जो ऐसे ही कर लेंगे मेन एग्जाम में। वोवल्स कॉल टू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टू कॉन्सोनेंट्स एंड दीज लिंक्स ऑफन सीम स्ट्रॉन्गर देन द लिंक्स ऑफ थॉट एंड इमेजरी। ये बात कहते हैं लिगोइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है, ये याद जरूर कर लेना। ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था? लिगोइस ने दिया था। क्रिस्टीना जोएगिना रोजेटी, है ना, अपने सीधा रोजेटी बोलेंगे। ये जो है क्रिस्टीना रोजेटी जो है डिजी रोजेटी की सिस्टर थी, ठीक है। उनका सीडोनिम क्या था? एलन एलाइन, ठीक है। ये जो क्रिस्टीना रोजेटी थी इनका दूसरा नाम जो है साहित्यिक नाम एलन एलाइन था। फॉर PR जनरल द जर्म 1850, ये जो है द जर्म जो इनका प्री रेफलाइट का पत्रिका थी उसमें लिखती थी एलन एलाइन नाम से, ठीक है, जो 1850 में शुरू हुई थी। वर्क्स इनके क्या कौन कौन से वर्क्स थे? गबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स, द प्रिंसेस प्रोग्राम एंड अदर पोएम्स, ठीक है। ये दो वर्क याद रख लेना रोजेटी के, क्रिस्टीना रोजेटी के, गबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स, द प्रिंसेस प्रोग्राम एंड अदर पोएम्स। द पियर मूवमेंट रैन फॉर 10 ईयर्स, ये 10 साल तक जो है अच्छे से चला प्री रेफलाइट मूवमेंट। बट इट इज़ अप्रिशिएटेड इन मॉडर्न टाइम्स इन विक्टोरियन पोइट्री। लेकिन ये जो है आज से पहले की जो विक्टोरियन पोइट्री थी उसमें भी जो है इसको याद किया जाता है, उसका प्रभाव रहता है ड्यू टू रोजेटी, मॉरिस एंड स्विसबर्न, ठीक है। तो विक्टोरियन पोइट्री तक इसका जो है प्रभाव रहा था। PR वाज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट नॉट ए लिटरल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट थी, लिटरेरी मूवमेंट नहीं थी। ये बात हमेशा याद रखेंगे, आप याद कर लेंगे इस बात को। दिस मूवमेंट वाज डिवोटेड टू डिटेल, ये जो मूवमेंट है डिटेल में बात करती थी, है ना। हर एक जो है जैसे पिक्चर में डिटेल जो है बनाई जाती है, डिटेल का मतलब बहुत गहराई में बात करती थी, ठीक है। द राइटर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर टायर्ड ऑफ मोर फॉर्मल अनरियलिस्टिक एंड एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग इन कंटेम्प्रेरी विक्टोरियन टाइम, है ना। ये जो राइटर्स थे प्री रेफलाइट मूवमेंट के, ये जो है थक चुके थे, जो कि औपचारिक जो अव्यवहारिक जो भाषा होती थी, एकेडमिक भाषा होती थी, मतलब खुद को मान बताने वाली भाषा जो होती थी पोइट्री की, वर्क्स की, उसे थक चुके थे, है ना। राफेल भी जो पेंटर था वो भी ऐसी फॉर्मल चीज़ें लिखता था, है ना, जो कि राफेल ने जो अपने लाइफ स्पैन में भी लिखी। 1483 से लेकर 1520 तक ये जिए। तो 1483 से पहले की बात हो रही है, प्री रेफलाइट वाले इनसे प्रभावित थे। हालांकि प्री रेफलाइट मूवमेंट तो बाद में चली, लेकिन ये प्रभावित 1483 से पहले वाले राइटर्स से थे। दे रिमूव्ड हिज दिस स्टीरियोटाइप ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग, ठीक है। इन्होंने जो है इस फॉर्मल राइटिंग को जो है विरोध किया। दे फॉलोड रिटर्न टू नेचर ऑफ रूसो, उन्होंने रूसो के जो है नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ लौटो को सिद्धांत को फॉलो किया। ये इंपॉर्टेंट है रूसो वाली बात, ठीक है। इन्होंने रूसो को फॉलो किया था। एन एटायर अधेरेंस टू सिंप्लिसिटी ऑफ आर्ट, ये स्टेटमेंट याद कर लेना। ये पूरी जो पालन करते थे कि कला को जो है जितना सिंपल रखा जाए, है ना। ये जो स्टेटमेंट है रस्किन का है, इंपॉर्टेंट है। दे इमिटेट नो पिक्चर दे पॉइंट नेचर ओनली, उन्होंने जो है किसी पिक्चर का नकल नहीं की, बल्कि उन्होंने जो है सीधा नेचर को ही पॉइंट किया। ये भी बात रस्किन की है। द एंटी कन्वेंशनलिज्म ऑफ प्री रेफलाइट मार्क्स देम नियो रोमांटिक्स, इनको जो है नियो रोमांटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी पिछली एज को जो है बिल्कुल
जो फॉर्मल राइटिंग थी उसको विरोध किया, और रोमांटिक्स ने भी ऐसा ही किया था, है ना। ये भी सिंपल ही लिखते थे, सिंपल भाषा में, तो इनको नियो रोमांटिक्स भी कहते हैं प्री रैफलेट वालों को। द एंड द पोइट्री ऑफ पीयर मूवमेंट वाज डिफरेंट टू द पोइट्री ऑफ टेनिसन। इनकी जो पोइट्री थी प्री रैफलेट वालों की, टेनिसन की पोइट्री से बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि वो जो है करंट सोशल इश्यूज़ पे लिखता था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है करंट इश्यूज़ पे लिखता था, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज रिवाइटलाइज्ड विद द मीटिंग ऑफ रोजेटी एंड मॉरिस इन 1856। ये जो मूवमेंट है इसको वापस जोश कब मिला, जब मीटिंग हुई रोजेटी एंड मॉरिस की 1856 में, ठीक है। स्विसबर्न एंड कन्वेंट्री, पैटमोर, ऑस्टिन डॉसन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय रोजेटी। स्विसबर्न, है ना, पैटमोरे, ऑस्टिन, ये भी जो है किससे प्रभावित थे, रोजेटी से प्रभावित थे। द पेंटिंग्स ऑफ रॉयल अकेडमी वर अनइमेजिनेटिव। जो रॉयल अकेडमी की पेंटिंग्स होती थी वो अनइमेजिनेटिव होती थी, अकाल्पनिक होती थी, व्यवहारिक नहीं होती थी। पीयर राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन रेनेसा। प्री रैफलाइट वाले जो है इटली के रेनेसा से बहुत प्रभावित थे। ऑलमोस्ट एवरी राइटर ऑफ पीआर मूवमेंट वाज बिलो द 25 ईयर्स ऑफ एज। और हर जो राइटर था इस एज का 25 साल से कम का था। विलियम डाइस एंड फोर्ड मेडोक्स ब्राउन इज आल्सो रिलेटेड टू पीआर मूवमेंट। ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ना साथियों, ये नाम मिलते नहीं है नॉर्मली, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नाम आपको नॉर्मली नहीं मिलते, ठीक है। अब मैंने आपको हर जगह से कंटेंट इकट्ठा करके दिया, सोच लो कितना डीप पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे बार प्रश्न कहाँ से बन जाएगा, है ना। तो आप जो पढ़ रहे हैं आपको उस पर विश्वास भी होना चाहिए। विलियम डाइस एंड फोर्ड मेडोक्स ब्राउन इज ऑल्सो रिलेटेड टू पीआर मूवमेंट। तो ये दोनों नाम भी जो है प्री रैफलाइट मूवमेंट से रिलेटेड है। पीआर राइटर्स आर नोन फॉर देयर डीप मिनट डिटेल। ये जो है अपनी गहरी डिटेल के लिए जाने जाते हैं। वाइटलिटी, फ्रेशनेस, है ना, इन वर्क्स एंड पोइट्री एंड इन वर्क्स एंड पोइट्री। तो ये जो है अपने वर्क्स में फ्रेशनेस रखते थे, सिंपलिसिटी रखते थे, ठीक है। द पब्लिश्ड ऑफ देयर वर्क फर्स्ट विद द नेम ऑफ प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। इनका जो फर्स्ट वर्क किस नाम से पब्लिश हुआ, प्री रैफलाइट ब्रदरहुड, और इनकी पत्रिका द जर्म थी, ठीक है। वाइल द पीयर ब्रदरहुड वाज डिस्कवर्ड इन 1850। ये जो है कब खोजा गया, 1850 में, ठीक है। प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। चार्ल्स डिकन्स क्रिटिसाइज्ड देम बिकॉज दे डिड इररिलेवेंट वर्क्स टू द रिलीजन। चार्ल्स डिकन्स ने इनकी आलोचना की है क्योंकि ये जो है अप्रासंगिक वर्क लिखते थे जो कि धर्म से अप्रासंगिक होता था। एंड दे पोजेज अनकंटेम्प्रेरी रियलिज्म। और वो जो है ऐसे चीज़ें लिखते थे जो कि जो रियलिज्म के समानांतर नहीं था, यानी रियलिज्म तो था ही नहीं उस वक्त, है ना। दे हैड सिम्बोलिज्म एंड मिस्टिसिज्म लाइक स्पेंसर। उन्होंने जो है प्री रैफलाइट वालों ने जो है मिस्टिसिज्म यानी रहस्य का स्पेंसर की तरह सिम्बोलिज्म प्रतीकों का यूज़ किया। प्री रैफलाइट इज बीइंग सेड एज रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड। प्री रैफलाइट को रोमांटिक रिवाइवल यानी रोमांटिक एज की पुनः आगमन कहते हैं इंग्लैंड में, है ना। इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं ए हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी लिटरेचर, ठीक है। इसको जो है ए हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी लिटरेचर भी कहा जाता है प्री रैफलाइट को, और रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी लिटरेचर किताब में इसको जो है रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड कहा गया, किसको, प्री रैफलाइट मूवमेंट को। क्रिस्टाबेल बाय कोलरिज इज नोन एज फर्स्ट पीयर पोएम। प्री रैफलाइट की पहली पोएम किसे कहा जाता है, कोलरिज द्वारा लिखी गई क्रिस्टाबेल को। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेना। पीआर लव्स बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी डिटेल। जो प्री रैफलाइट वाले होते थे वो देखने वाले और सुनने वाली जो वर्क्स हैं उनको ज़्यादा पसंद करते थे। रोजेटी यूजेस विजिबल साइलेंस। रोजेटी जो है विजिबल साइलेंस, साइलेंट नून, आई हर्ड हर टीयर्स, द ब्लेस्ड डिमोजल, ठीक है। रोजेटी जो है यूज़ करते हैं कुछ शब्दों का, जैसे साइलेंट नून, नून नाम का इनका वर्क है, इसमें ये विजिबल साइलेंस जो शब्द है उसका यूज़ करते हैं। द ब्लेस्ड डेमोजल में जो है आई हर्ड हर टीयर्स यानी आंसुओं को सुना, है ना, और चुप्पी को देखा, है ना, शांति को देखा। तो इन शब्दों का यूज़ कौन करता है, रोजेटी करते हैं, ठीक है। ट्रो टाउन एंड द हाउस ऑफ लाइफ आर द पोएम्स बाय रोजेटी। ट्रोय टाउन, द हाउस ऑफ लाइफ ये जो पोएम्स हैं ये रोजेटी की पोएम्स हैं। प्री रैफलाइट वर रिच इन पोर्ट्रेट एंड ओवर म्यूजिकल। ये जो है
काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट चित्रण में, पेंटिंग में जो है काफ़ी लिखते थे, है ना? और ओवर म्यूजिकल होते थे, है ना? संगीत की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। दे यूज्ड एक्सेसिव यूज़ ऑफ अलिट्रेशन एंड ओनोमेटोपिया। प्री रैफलाइट वाले जो है अलिट्रेशन और ओनोमेटोपिया का बहुत यूज़ करते थे। द पीयर राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटर्स हु वर एग्जिस्ट बिफोर द राफेल। आगे ना लाइन कि जो पीयर राइटर्स हैं ये किस लेखक से प्रभावित थे? वो लेखक जो राफेल से पहले एग्जिस्ट करते थे। दैट इज़ वाई दिस मूवमेंट इज़ प्री राफेलाइट मूवमेंट। यानी राफेल से पहले, यानी प्री मतलब पहले, उन लोगों से प्रभावित थे। सैंड्रो बॉटिसली एंड पिएट्रो पेरुगिनो वर द राइटर्स बिफोर राफेल। ये दो जो नाम बता रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो। सैंड्रो बॉटिसली एंड पिएट्रो पेरुगिनो जो है राफेल से पहले वाले वो राइटर थे जिनसे जो है प्री राफेलाइट वाले जो है प्रभावित हुए थे। पियर वर आर्टिस्ट एंड द आर्ट वाज देयर रिलीजन। पियर वाले जो प्री राफेलाइट वाले जो हैं वो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, और कला ही उनका धर्म था। रोजेट्टी में भी कॉल्ड द एपिस्टल ऑफ ब्यूटी। रोजेट्टी को जो है एपिस्टल ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं क्योंकि ही वाज सेंसुअस लाइक कीट्स, क्योंकि उसमें कीट्स जैसी सेंसुअसनेस थी, है ना? इंद्रियां जागृत करने की क्षमता थी। बिकॉज द सेंसुअसनेस ऑफ रोजेटी लिंक्स विद द थॉट ऑफ, क्योंकि जो रोजेटी की जो सेंसुअसनेस है वो बिलोंग करती है किसे? नॉट टू फीलिंग एज अ सेंसुअसनेस ऑफ ब्राउनिंग एंड शेली डज। क्योंकि रोजेटी की जो सेंसुअसनेस है वो कीट्स से मिलती है, लेकिन ब्राउनिंग और शेले की जो सेंसुअसनेस है उससे मिलती नहीं है। किससे मिलती है? कीट्स से। ठीक है, इसीलिए जो है इनको द एपिस्टल ऑफ ब्यूटी कहते हैं। और ये अपना टॉपिक होता है आज का ख़त्म। आज काफ़ी लंबी क्लास थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी साथियों, इसीलिए लंबी खींची। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा। मैंने जितना कोशिश होती है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर अपने जो है टाइम होता बड़ा बोर्ड होता तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करता। तो इतना तो देखो, अब आप नोट्स बनाओगे इतनी जल्दी जल्दी तो पॉसिबल नहीं होगा, और पेपर भी है ना, 1 महीना ही रह गया अपने पास नवंबर का। तो आप जो है मेरी सलाह है कि आप बुक मंगवा लेना। ठीक है, एप्लीकेशन से, द इंग्लिश लेबोरेटरी ऐप है, वहाँ से बुक मंगवा लेना। आपको जो है पढ़ने में आसानी रहेगी, रिवीजन में भी आसानी रहेगी, और बड़े बड़े अक्षरों में जो है ये नोट्स लिखे गए हैं, बहुत अच्छे जो है आप रिवाइज कर पाएंगे। और शायद कुछ ऐड करने वाला मिल जाए तो ऐड करने के लिए भी जो है हर पेज पर खाली जगह दे रखी है। तो आपका जो नोट्स वाला जो जनरेट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आप रिवाइज कर सकते हैं, बार बार पढ़ें, 5-6 बार रिवाइज करें, याद हो जाएगा। मैंने भी किया था, मुझे भी हुआ था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ, तो आपका भी होगा नो डाउट। ठीक है, और टेस्ट सीरीज लेनी हो टॉपिक वाइज तो भी आप ऐप से ले सकते हैं। 100 रुपये में कोई भी टेस्ट सीरीज लो, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर, जीके वाले। ठीक है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यही जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। 1K सब्सक्राइबर करने में मदद करो। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से ये टेलीग्राम, वहाँ पर सारी अपडेट मिल जाती है आपको, वहाँ आप मेरे से बात भी कर सकते हो। अगर कोई बात पूछनी हो, किसी की कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, कोई सुधार करना हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। मैं जो है कमेंट का जवाब जो है पूरा देता हूँ, आपको पता ही है, चाहे मैं मैसेज वगैरह पे ना दे पाऊँ, आपको यहाँ पे यूट्यूब का जो कमेंट है उसका जवाब जो है दिया जाता है। ठीक है, आपकी कोई भी बात हो तो आप ज़रूर लिखें, शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को बताएं कि ऐसी अच्छी क्लास चल रही है यूट्यूब पे। तो आप शेयर करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना? तो ठीक है साथियों, धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया। तब तक के लिए, जब तक अगली क्लास नहीं होती किसी नई टॉपिक पर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।